नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आजकल बहुत चर्चा में हैं। वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाली जमात को जमकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर कई तरह के विवादित बयान दिए हैं। सवाल ये उठता है कि सत्यपाल मलिक अब इस मुद्दे को करीब 4 साल बाद क्यों उछाल रहे हैं। अगर कहीं उस हमले को लेकर कोई शक शुबह था तो इतने साल तक सत्यपाल मलिक चुप क्यों बैठे रहे। संवैधानिक पद पर रहे एक व्यक्ति की तरफ से इस तरह की गलत बयानबाजी को आखिर क्या समझा जाए। क्या ये माना जाए कि राजनीति में आने के मकसद से सत्यपाल मलिक इस तरह की बातें कर रहे हैं, या ये माना जाए कि अब वो संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करने पर उतारू हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा। नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। ये बताइए कि सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है करण थापर को, जिसको लेकर बड़े चर्चा हो रहे हैं, बड़ा विवादों में है वो इंटरव्यू। आप उस इंटरव्यू को पहली नजर में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत एक फौजी जनरल होने के नाते मैं बहुत आहत हूँ और बहुत मैं चिंता में ग्रस्त हो जाता हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है कि जिन लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहना चाहिए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के वक्तव्य देना चाहिए, वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो इतना सम्मानित पद पे रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में आप यदि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देखिए तो पहले प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बाद गवर्नर आते हैं। मतलब आप 140 करोड़ की आबादी में हायरार्की में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 5वां पोजीशन या 6ठा पोजीशन पे है। इस कितने आप लकी हैं। उसके बाद भी राजनीति, उसके बाद भी भारत माता को कष्ट देने की प्रयास। और क्या जनता जनार्दन समझती नहीं है कि आप किस तरह से ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। आपका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्य को पालन करना, सत्य का पालन करना, ये आपके नाम में घुसा हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि आप नाम को ही झूठा साबित कर रहे हैं। बिहार में कहावत है, नाम नयन सुख आंख का अंधा। पुलवामा हुआ था 14 फरवरी 2019 को। सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे अगस्त 2018 से लेके अक्टूबर 2019 में। इसका मतलब कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट गवर्नर थे, फुल स्टेट के लास्ट गवर्नर, क्योंकि उसके बाद तो यूटी में बट गया, यूनियन टेरिटरी में बट गया। तो आपके जब आप सर्वे सर्वा थे स्टेट के, उस समय पुलवामा अटैक हुआ। और गवर्नर का क्या स्टेटस होता है? गवर्नर, आपको याद होगा कि जब भी चीफ मिनिस्टर का बजट सेशन होता है, उनका ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है? वो क्या कहते हैं? मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने की ये उपलब्धियां हैं। मेरी सरकार, इसका मतलब है हेड ऑफ द गवर्नेंस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपकी सरकार है। और आपकी सरकार जिसमें आप सर्वे सर्वा हैं, ऐसी वारदात होती है और आप अभी उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हो। तो ये तो बहुत दुख की बात है। दूसरी बात, एज ए गवर्नर आपके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट आता होगा किसी न किसी माध्यम से। आप उस पर चुपचाप बैठे रहे। आपके नाक के तले ये षड्यंत्र हो रहा था पुलवामा में और आपको खबर तक नहीं। और पूरा ब्लेम जो है आप दिल्ली शिफ्ट कर रहे हो। ब्लेम आपके पास है, आपके बगल में है ब्लेम, आप उसको देखिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा क्या क्या, खाली मैं पुलवामा के संदर्भ में, उसके बाद उन्होंने तो वायर के इंटरव्यू में करण थापर के साथ बहुत कुछ बोला, रिलायंस पे बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन मैं सिर्फ पुलवामा, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बारे में टिप्पणी करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का क्या इशू है, क्या बोला, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो मेरा बोलना ठीक नहीं लगता। बोल सकता हूं, बाद में कभी बोलूंगा इसी विषय में। तो किस किस बिंदुओं पर टिप्पणी किया सत्यपाल मलिक जी ने? पहला कहा कि मोदी जी और डोवल जी ने उनको कहा, जब उनको सूचना मिली कि मैं बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने ढाबे में जाके उसको कॉल किया। ये भी झूठ है, बताऊंगा कैसे।
पहले मैं खाली पॉइंट बता रहा हूँ। एयरक्राफ्ट मांगा था होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्टर जी ने मना कर दिया। यदि दिया होता, एयरक्राफ्ट दिया होता तो ये अटैक नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि मुझसे मांगा होता सीआरपीएफ ने तो मैं 5 एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मैं दे देता। उसके बाद उन्होंने कहा अगला पॉइंट कि जब बिग कॉन्वॉय, बड़े बड़े कॉन्वॉय चलते हैं इस तरह के, तो वो हवाई मार्ग से चलते हैं, रोड से नहीं चलते। ये सब बंडल ऑफ लाइज है, झूठ का पुलिंदा है। इसमें किसी भी चीज में सत्य नहीं नजर आता। सतपाल मलिक जी सत्य के पालक जी कहीं नहीं नजर आता। अब मैं पहले आपके इस वक्तव्य पे टिप्पणी करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि आपने ये जो हरकत की है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मोदी जी ने, डोवल जी ने कहा कि आप इस विषय पे चुप रहिए। मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, और मोदी जी नहीं कर सकते हैं तो माननीय होम मिनिस्टर साहब भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब वही करते हैं, मार्गदर्शन होता है मोदी जी का, और वो हाथ है। मोदी जी ब्रेन है तो वो हाथ है, जैसा ब्रेन कहता है वैसा हाथ करता है। पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने एक्सेसिबल नहीं थे, ढाबे से जाके फोन किया। सतपाल मलिक जी, आपके ज्ञान के लिए मैं बताना चाहती हूँ, इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के सबमरीन में भी घूम रहे हो किसी कारणवश, तो वहां से भी यदि वो कहें कि मुझे बाइडेन से बात करवा दो, मिस्टर पुतिन से बात करवा दो, तो मिनटों में, सेकंड्स में बात हो सकती है। उनके पास स्पेशल सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है। तो ये बात कहना कि वो ढाबा में गए, देश का प्रधानमंत्री ढाबा में जाएगा? और जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस दुख की बात तो यह है कि उस क्षेत्र में, उस रास्ते पे कोई ढाबा है ही नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि जिम कॉर्बेट पार्क में कोई ढाबा आपने देखा है? आप कितने भी पार्क में गई होंगी, कहीं ढाबा मिला है आपको? ये क्या, किस तरह की बातें हैं? तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं था। मोदी जी, एक और क्यों कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, न होता है? देखिए, मोदी जी अपना न्यूक्लियर ब्रीफ के साथ चलता है उनके, और न्यूक्लियर अटैक सेकंड्स का खेल होता है, और उस सेकंड्स में यदि मोदी जी एक्सेसिबल नहीं है तो हुक्म कौन देगा न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर को कि एक्टिवेट करो? कौन देगा? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सतपाल मलिक जी। आपकी बात में मान लिया मोदी जी एक्सेसिबल नहीं है, तो न्यूक्लियर ब्रीफ केस वो 2 घंटे के इनफेक्टिव है, देश तो बर्बाद हो जाएगा उस 2 घंटे में। आपको ये भी बात पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो यदि न्यूक्लियर फैसिलिटी सेकंड्स का खेल होता है, 1-1.5 मिनट में तो कई मिसाइलें चल जाएगी, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से ये झूठ है, शरेआम झूठ है। अब आते हैं कि उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, वो मिनिस्टर ने नहीं दिया। गलत। मुझसे मांगा होता तो मैं दे देता। आपके पास क्या एसेट है? हाँ बताइए, एसेट क्या है आपके पास? आपके पास कोई एसेट नहीं है। जो एसेट है वो होम मिनिस्ट्री का है। सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है, तो एसेट डिप्लॉयमेंट होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। आप कहां से जुगाड़ करते हैं? आप मेरे को बताइए ना। आप टाटा एयरलाइंस के मालिक हैं क्या? जेट एयरवेज के मालिक हैं क्या? इंडिगो के मालिक हैं क्या? आपके पास हेलीकॉप्टर्स की संख्या लगी हुई है क्या? मतलब किस तरह की बातें करते हैं सतपाल मलिक जी, बहुत दुख होता है। उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि बिग कॉन्वॉय रोड से नहीं चलती, बिग कॉन्वॉय रोड से ही चलती है सतपाल मलिक जी। ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, उसके बाद वो मेघालय के भी राज्यपाल रहे, और अभी पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। तो 8 महीना गुजर चुका है उनकी रिटायरमेंट को, तो 8 महीने का वक्त भी उन्होंने क्यों लिया? अगर सच में ये सब कुछ हो रहा था तो उन्हें तो उसी वक्त मुंह खोलना चाहिए था। वो तो गवर्नर थे, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और सारी बातें खोल कर रखते थे। तो इतने वक्त तक उन्होंने इंतजार क्यों किया? और अब जब वो अपना मुंह खोल रहे हैं तो ये सबको दिख रहा है कि टाइमिंग क्या है, 2024 बिल्कुल सिर पर है। एकदम। देखिए, ये जो वक्तव्य है, ये जो इंटरव्यू है, पहले मैं बताना चाहता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें वायर और हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट कबाल और थापर, करण थापर ऐसे लोग, इसमें सतपाल मलिक भी हिस्सेदार हैं इस षड्यंत्र के ये
प्रमुख एक्टर्स हैं ये। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप गवर्नर थे JNK के अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। ये वारदात 14 फरवरी 2019 को हुई। 15 फरवरी को आपने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप ये कह सकते हो कि मैं गवर्नर था तो मैं मुंह नहीं खोल सकता था। तो आप तो गवर्नर मेघालय थे, तो आपने तो किसान के बारे में कितना इंटरव्यू दिया है। सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दिया था ना आपने, और उन्होंने कहा था कि आपके जो पद है उसकी गरिमा तो रखिए। एज ए गवर्नर आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, आप वचनबद्ध हैं। गोपनीयता के तहत आपका मुंह बंद रहना चाहिए। किसी भी देश में राइट और रॉन्ग होता है, लेकिन एज ए गवर्नर आप मुंह नहीं खोल सकते। आपको संविधान और राष्ट्र के जो गवर्नेंस मॉडल है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो रिजाइन करके जाइए। सुशांत सिन्हा ने तो यही कहा था। क्यों नहीं रिजाइन किया आपने? यदि आपके विचार नहीं मिलते थे तो चुप। फिर उन्होंने लास्ट में कहा मुझसे गलती हुई कि तुम्हें मैंने इंटरव्यू दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो आप एज ए गवर्नर ऑफ मेघालय तो बहुत कुछ बोलते रहे किसान के फेवर में, जाट्स के फेवर में। तो क्या आपको राजनीति करनी है? उस समय कहा गया था कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट, आप यदि जब रिटायर किए अक्टूबर 2022 में एज गवर्नर ऑफ मेघालय, अक्टूबर 22 से लेके अभी तक, ये अप्रैल एंड होने वाला है अंजू, 8 महीने हो गए अप्रोक्सीमेटली। 8 महीने आप क्यों चुप रहे? आपने 1 नवंबर 2022 को क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? जबकि ये पीड़ा आपको इतना कष्ट दे रही थी, तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्यों नहीं मुंह खोला? तब तो आप सिविलियन थे, रिटायर्ड गवर्नर रहे होंगे, बट यू आर कॉमन सिटीजन ऑफ कंट्री। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में आप 5वां पोजीशन पे नहीं थे हिंदुस्तान में। आप नॉर्मल सिटीजन थे, क्यों नहीं मुंह खोला? बताइए आप। तो 8 महीने चुप रहे। वाई नाउ? सवाल पैदा होता है अंजू, वाई नाउ? मई में, अप्रैल में क्यों ये वक्तव्य? देखो, जो ये पूरा पॉलिटिक्स का खेल है, और जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के जो घड़ियाल लोग हैं वो एक दूसरे से मिलके मोदी जी को डिफेम करने के लिए, उनको हराने के चक्कर में राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। ये इनको आभास है, फिर भी ये शेमलेसली ये बात कर रहे हैं। तो इशू है, मुद्दा है 2024 का इलेक्शन। दूसरी बात कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए, एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? यदि सूर्य पूर्व में उदय होते हैं तो इसके लिए प्रमाण की जरूरत है नहीं। वो तो सुबह उठिए, कंपास लगाइए, देख लीजिए कि जिस तरफ सूर्य उगे हैं वो तो ईस्ट है, वो तो पूर्व दिशा है। तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम। तो गवर्नेंस मॉडल में मोदी जी जो काम किया है वो सब दिखता है। जय मॉडल हो, हमारी बेटियां, माताएं शौचालय करने के लिए गांव में, हम तो बचपन अपना गांव में बिताए। हम खुद लोटा लेके जाते थे गांव में, खेत में, जमीन में। हमारी महिलाएं पिछवाड़े बसारी में जो बांस का होता था उसके पीछे जाती थी। जो गरीब लोग होते थे, वो औरतें, वो खेत की तरफ जाती थी। क्या इज्जत दिया मोदी जी ने? इज्जत दिया ना, घर दिया, गैस दिया, आपके महिलाओं को सम्मान दिया, उनकी इज्जत को गरिमा दिया, प्रदान किया। जी, आपकी उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि एक गवर्नर जो होता है, जब वो राज्यपाल बनता है तो वो भी तो शपथ ग्रहण करता है। वो भी तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की शपथ लेता है। और जब वो उस पद से उतर जाता है तो हमने कई बार सुना है ना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं। अब तो खैर वो चलन शायद बदल गया हो, लेकिन सतपाल मलिक ने तो जब मेघालय के राज्यपाल थे उस वक्त, जब किसान आंदोलन का जिक्र आपने किया, उस वक्त यहां तक कहा था कि मुझे ये कहा गया कि किसान आंदोलन के दौरान या किसानों के बिल पर अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हें, अगर मुंह बंद रखोगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी तो पब्लिक डोमेन में बोलते रहे हैं। तो वो तो एक तरह से हैबिचुअल, मतलब झूठ का पुलिंदा ही हुआ इसका मतलब। देखो अंजू, मैं छोटी सी बात बोलता हूं। जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हम पास आउट कर रहे थे तो हम लोग को शपथ दिलाया जाता है कि हम संविधान को कायम रखेंगे। एवरी कैडेट, हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे 100%, 99.9, 100%। पहली बात। दूसरी बात,
जब एज ए फौजी हम ये शपथ लेते हैं तो स्वाभाविक है, हमने शपथ लिया है अपने धर्म ग्रंथ पे, हमने गीता पे शपथ लिया है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ग्रंथ पे शपथ लेते हैं, तो हम तो शपथ से नहीं हट सकते ना अंजू। तो आपने एज ए गवर्नर जब राष्ट्र की गोपनीयता, संविधान के लिए, सुरक्षा के लिए शपथ लिया है, आप कैसे पलटी मार रहे हो? एक कोड ऑफ कंडक्ट है गवर्नर के लिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट का कैसे तिरस्कार आप कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो? गवर्नर मेघालय में आपने क्या क्या टिप्पणी की? तो सवाल होता है कि जब आप पद की गरिमा, पद की जिम्मेदारी उसको नहीं निभा रहे हो तो आपका क्या चरित्र है, क्या चरित्र है? एक और बिंदु कि ये इंटेंशनली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने का जो मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के बाहर दुश्मन है वो उसको खट पिकअप करते हैं, उनको अस्त्र मिल जाता है। तो जब आगे हम बातचीत करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इनके इस वक्तव्य का देश के अंदर, देश के बाहर और दुश्मनों के खेमे में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं सतपाल मलिक जी से, आप तो गवर्नर थे जेएनके ना, जेएनके के, आप कभी भी मिलिट्री कॉन्वॉय को देखे हैं नजदीक से? कभी भी मिलिट्री कॉन्वॉय में मूव किया है? सतपाल मलिक जी, जो बिग कॉन्वॉयज होते हैं वो रोड से ही मूव करते हैं, एयरक्राफ्ट मूवमेंट एक्सेप्शन है। मैं लेह में नौकरी किया हूं, मैं चंडीगढ़ से टेक ऑफ करता था IL-76 में, पहले N-32 में, उसके बाद IL-76 में। वो इन्हें गिने चुने लोग जाते थे। मैक्सिमम लोड लोग जो है, ट्रुप्स जो है, वो जम्मू से बाई रोड जाते थे श्रीनगर, क्योंकि जो राशद है, कुछ लॉजिस्टिक का सप्लाई है, वो पहुंचना ज्यादा जरूरी है। ट्रुप्स यदि 3-4 दिन में पहुंचे नो प्रॉब्लम, बट खाना तो पहुंचना पड़ेगा ना एवरी डे, नहीं तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो प्रायोरिटी था लॉजिस्टिक सप्लाई, ट्रुप्स मूवमेंट रोड का ही जरिया होता है। और आप पूरा विपरीत बात कर रहे हो, क्योंकि ये सब बातें आम आदमी को पता नहीं होगा, तो ये सोचते हैं कि इस तरह का ड्रामाबाजी करके वो प्रभावित कर देंगे। तो ये सब जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये खाली इनको है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और उस कंट्रोवर्सी को सेकना, अपनी पॉलिटिकल राजनीति को सेकना, उसमें पराठे बनाना और फिर मलाई के साथ वो पराठे खाना। लेकिन आप सोशल मीडिया और अंजू जिस तरह से आप लोग अच्छा काम कर रही हैं, मुझे बहुत गर्व होता है। मैं 72 साल का हो चुका हूँ, मुझे गर्व होता है कि तुम्हारी ऐसी बेटियां इतनी अच्छी अच्छी मेहनत करके काम करती हो और देश को जागरूक कर रही हो, और जो सच है वो देश के सामने ला रही हो। तो महिला हो, माता हो, पत्नी हो, वो सब घर के होम मिनिस्टर तुम ही हो, होम मिनिस्ट्री संभालते हुए इतना काम करती हो, बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन ये लोग जो समझते हैं कि इस तरह से देश को गुमराह करके अपना पॉलिटिकल पराठा सेकेंगे, ये अब भ्रम में है। जब सोशल मीडिया का जमाना था ये लोग सक्सीड कर गए, अब ये नहीं सक्सीड कर सकते। सर, यहाँ पे भी आपने बात किया था ना कि इसका जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप ये देखिए ना कि पुलवामा को लेकर जब ये अटैक हुआ था तो हमारी विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा था, कांग्रेस ने किस तरह की स्टेटमेंट दी थी, उसे बल्कि चुनाव के साथ जोड़ दिया था कि अपने फायदे के लिए करवाया गया है। यहां तक क्या आरोप लगाए गए थे, राहुल गांधी ने खून की दलाली का आरोप इसी पर तो लगाया था, पीएम मोदी पर, इसी हमले को लेकर। तो अब जब वो इस तरह की स्टेटमेंट राज्यपाल दे रहे हैं जो कि एक जिम्मेदार ओहदे पर रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट का इंपैक्ट इंटरनेशनली तो बहुत बड़ा होगा ना। पाकिस्तान तो हाथों हाथ लेगा इस तरह की स्टेटमेंट को। और आप देखिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये जो अखबार है जो लेफ्ट लिबरल जमात के इशारे पर चलते हैं, जहां पर स्टोरीज भी इसी तरह से छपती हैं, वो तो इस इंटरव्यू को देखिए किस धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। एकदम देखो अंजू, ये ऐसे वक्तव्य को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रेलेवेंस में एनालाइज करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। पहले हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, जिस तरह से देश इकोनॉमिक जायंट बनने के मार्ग पे अग्रसर है, जिस तरह से हम विश्व के 5वां आर्थिक शक्ति बन चुके हैं, जिस तरह से हम मिलिट्री में विश्व के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट
सेना है, जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर झंडा गाड़ रहे हैं, भारत की इज्जत का पूरे विश्व में झंडा फहरा रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी जाके हर एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, चाइना को एक्सपोज करते हैं, इनको रात को नींद नहीं आती, विदेश ताकतों को। और मैं कुछ देशों का नाम नहीं लेना चाहता जो विवश होके हमसे हमारे फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली ये चाहते नहीं। CIA का क्या रिपोर्ट है कि मोदी जी इनकरप्टेबल, उनको पैसे को नहीं बिक सकते। तो जो व्यक्ति इनकरप्टेबल है वो CIA उसमें कैसे डेंट लगाएगा? न पत्नी है, न बेटा है, न बेटी है, माँ बेचारी 16 फीट के 12 फीट में रूम में रहती थी, हॉस्पिटल ऑटो में जाती थी। जो आदमी इतना सेक्रीफाइस करा, जो संत है, मेरा ख्याल है 20-22 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं। पाकिस्तान में लोग कहते हैं मुझे मोदी जी दे दो। अरे भाई, मोदी जी कैसे कितने देश को संभालेंगे? तो सवाल यह है, तो इनका क्या विकल्प? ये नहीं चाहते हैं स्ट्रांग इंडिया, न चीन नहीं चाहता है, बाकी देशों का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिप्लोमेटिक इश्यू है, तो मुझे मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। लेकिन कई देश नहीं चाहते हैं, मैं खाली ये बोलूंगा, कई देश नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व का दूसरा या तीसरा शक्तिशाली देश बन जाए। रोको इसको। ये जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं मोदी जी, वो घोड़े को रोका जाए, अश्वमेध घोड़ा को रोका जाए। तो कैसे? षड्यंत्र करो। हिंदुस्तान के अंदर तो कई जयचंद बैठे हैं पैसे पे बिकने वाले, तो ऐसा वक्तव्य दो, अग्नि लगा दो, लोग उस पर कैपिटलाइज करें। तो अब हम आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, इनको मौका मिल जाता है। देखा एक गवर्नर, अच्छा आजकल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि एक्स गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान में सतपाल मलिक हीरो बन गए हैं। हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उनका फोटो आ रहा है, उनके वक्तव्य की चर्चा हो रही है। क्यों भाई? यदि दुश्मन देश किसी हिंदुस्तानी को हीरो बना रहा है, इसका मतलब है कि वो आदमी दुश्मन का दोस्त है, और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। मैं तो ऐसे देखता हूं फौजी इंदाज, QED प्रूव हो गया, अलजबरा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस, अलजबरा में प्रूव हो गया। तो जो लोग राष्ट्रों कह रहे हैं दुश्मनों के साथ मिलके, क्यों सतपाल मलिक पॉपुलर हो गए पाकिस्तान? वही नहीं। अब मैं कोट करना चाहता हूं कि इमरान खान ने क्या कहा था कि पुलवामा अटैक हिंदुस्तान ने खुद करवाया। वही वक्तव्य कांग्रेस की लीडरशिप बोलना शुरू कर दी, वही राहुल गांधी ने करना किया, खून की दलाली। उसके बाद क्या होता है, जब इस तरह से बात सतपाल मलिक करते हैं, ही वाज गवर्नर ऑफ JNK, एक गवर्नर इस तरह की बात करता है ना, तो लोगों को बोलता है अच्छा नॉर्मल राहुल गांधी बोलते नो प्रॉब्लम, उतना वेटेज नहीं है, बट एक्स गवर्नर बोलता है तो उसका वेट फैक्टर बढ़ जाता है, एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, क्योंकि पद की गरिमा है। तो उसको पाकिस्तान कोट करेगा। पाकिस्तान ने एज इट इज कोट किया था राहुल गांधी को कि पेज 1 पे एंटी इंडिया जो डोजियर्स यूनाइटेड नेशंस में सबमिट किया, पेज 1 पे राहुल गांधी का स्टेटमेंट अपेंड किया, अटैच किया उसने। तो अब ये सतपाल मलिक का स्टेटमेंट अटैच करेगा। मतलब आज के ये न्यूज को जो फ्रंट पेज पे सब जगह दिखाया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, ये क्यों सब करे? बड़े खुश है ये बड़े खुश है। देखो जो लेफ्ट कबाल इको सिस्टम है ना, ये ढोल झाल सारंगी सब लेके तैयार रहते हैं। एक चीज हुआ और ये झाल बजाना शुरू कर देते हैं, और उसकी आवाज गूंजती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, पाकिस्तान में, चीन में, और हिंदुस्तान पे फिर टीवी चैनल एक्टिव हो जाता है। ये क्या सही है? क्या ये सही है सतपाल मलिक जी? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा सतपाल मलिक जी, आपको चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन सर चिंतन तो शायद वो कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि शायद इसी बहाने वो राजनीति में आ जाएंगे, क्योंकि जो बातें वो कर रहे हैं बिल्कुल विपक्ष के पार्टियों के साथ ही चलने की कोशिश कर रहे हैं ना। अभी तो उन्होंने कहीं कहा भी है कि मैं भले ही चुनाव ना लड़ूं लेकिन कैंपेन करूंगा। तो ये सब ड्रामे शायद वो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब वो राजनीति में अपने लिए कोई बड़ा पद तलाशे। देखिए, एक तृष्णा जो है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है। महत्वाकांक्षा बहुत खतरनाक चीज है। हिंदुइज्म में कई 4 स्टेजेस बनाए गए हैं, बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, और लास्ट में है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ में बताया जाता है सब कुछ का त्याग। राजा लोग जमीन पे चटाई पे सोते थे वानप्रस्थ, ताकि ईश्वर का क्या दीदार हो, ईश्वर को पहचानो। जाने का वक्त आ गया है तो ईश्वर को पहचानो, उसको समझो, गलतियों पे अपना पछताओ और अपना स्वर्ग का मार्ग अग्रसर करो। तृष्णा कभी तो खत्म होनी चाहिए ना। 140 करोड़ में आप गवर्नर बने हुए थे, क्या ये कम उपलब्धि है? एक बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है मलिक साहब। उस भारत माता के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, मोदी जी का कृतज्ञ होना चाहिए। बहुत लोग लाइन में लगे हैं, आप ही को क्यों बनाया गया? क्या काबिलियत तो बनाया गया? बहुत फैक्टर्स होते हैं, खाली काबिलियत पे देश को सब रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेडी लक फैक्टर भी होती है चीजें। उसके बाद भी आप कृतज्ञ नहीं है। अभी भी महत्वाकांक्षा नहीं आपकी खत्म हुई है। अभी भी आप पॉलिटिकली चक्कर ये है, सतपाल मलिक को पता था, वो चाहते थे कि मोदी जी इनको रिजाइन तब हटा दें, तो ये विक्टिम कार्ड खेलते। मोदी जी ऐसी गलती नहीं करते हैं, वो अपना शतरंज अच्छा से जानते हैं, ज्ञाता है, वो अच्छा खेलते हैं। वो उन्होंने कहा ठीक है, जो बोलना है बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लास्ट डे तो आएगा ना, खत्म, लास्ट डे आउट। उसके बाद क्या? यू आर मिस्टर जीरो, यू आर मिस्टर नथिंग, मिस्टर सतपाल मलिक। तो जो नथिंग एक आदमी को देखिए, जब वो गवर्नर रहता है, एडीसी रहता है, गाड़ियां रहती है, आपको खाने के लिए प्लेट लगाने वाला एक आबदार होता है, क्या खाएंगे सर पूछने वाला होता है। एज ए कॉमन सिटीजन नथिंग, जीरो, अपना सूटकेस खुद कैरी करो। तो ये आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर हीरो से मिस्टर जीरो बनना और उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत कष्ट है अंजू, बहुत कष्टदायक है। सवाल तो ये है ना कि जब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो आपको लगता है केंद्र सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों से निपटा जाए जो इतने बड़े ओहदे पर रहते हैं और बाद में आकर इस तरह से रायता फैलाते हैं, देश को बदनाम करते हैं, राजनीति करते हैं उस पद के साथ, उसकी गरिमा को तार तार करते हैं। तो कोई ना कोई तरीका हो सकता है ऐसे लोगों से निपटने का? एकदम एकदम तरीका है। और मैं जो बोलने जा रहा हूं, सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग मेडिसिन रिकमेंड करता हूं, बहुत मजबूत मेडिसिन। कुछ लोग कहते हैं यू आर टू टफ। मेरी अपनी फौजी सोच है, मैं इसी में विश्वास करता हूं। मैं चाणक्य की फिलॉसफी में विश्वास करता हूं। यदि पेड़ को खत्म करना है तो जड़ से खत्म करो, खाली पत्ते और टहनी काटने से काम नहीं चलेगा। जड़ में मत डाल दो, गुड़ डाल दो, ताकि पेड़ ही सूख जाए। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहला चीज, एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करने की जरूरत है कि आप यदि गरिमा पद पे बने हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, एलजी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो आप ऐसी कोई बात जिससे हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गरिमा, सुरक्षा और उसकी इज्जत खतरे में आती है या उस पर काला आंच आने की कोशिश का पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बैंड, कानूनन दृष्टिकोण से बैंड, आप मुंह नहीं खोल सकते। और खोलोगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, 30 दिन में न्याय, और देश के बाहर उठा के फेंको इनको, इनका पूरा एसेट सीज कर लो, बैंक अकाउंट फ्रीज कर लो। मैं देखता हूं कौन मुंह खोलता है, देखता हूं कौन मुंह खोलता है। इनमें कोई दम नहीं है, मुझे पता है। ये चूहे की तरह पूछ हिलाएंगे, कुछ नहीं कर सकते ये, पहली बात। दूसरी बात जो है कि मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करने के लिए डूज एंड डोंट्स, कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किस विषय पे टिप्पणी कर सकता है, क्या किसको फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा, किसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इसमें एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करने की जरूरत है, और ये पार्लियामेंट से एक्ट पास हो, डूज एंड डोंट्स। और डूज एंड डोंट्स की लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस करता है, उसको सरकार का जो बुलडोजर है वो चलना चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। बिल्कुल। इस देश में जिसको जो मर्जी आए बोले, कोई बोल देगा मोदी जी चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेगा। वाह, ये चलेगा सिस्टम क्या?
आपने एक संत योगी के चरित्र पे आपने तीर चलाया और अब उसके बाद माफी मांग लिया। आप यदि किसी आपके बैड ड्राइविंग से यदि कोई बच्चा मर जाता है, माफी मांगने से काम चलेगा? माफी मांगने से वो क्या कंपनसेशन है? ये नहीं चलेगा। तो इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करने की जरूरत है, बहुत स्ट्रिक्टली उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मुझे पता है जो ही सरकार करेगी बवाल होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? भारत माता की इज्जत, गरिमा और सुरक्षा से बड़ा कोई फ्रीडम नहीं है। सर्वोपरि है भारत माता की इंटेग्रिटी, इज्जत, उसका सम्मान, ये सर्वोपरि है। भारत माता जिंदा है तो हम लोग जिंदा है। कोई भी आदमी जो जी रहा है उसके जीवन पे धिक्कार है, उसके धिक्कार है उसके जीवन पे। तो जो भारत माता पे अटैक होता है तो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम, हिंदुस्तान का गवर्नेंस मॉडल क्या चुपचाप तमाशा देखेगा? धृतराष्ट्र रहेगा, भीष्म पितामह रहेंगे, जो कि वचनबद्ध थे कि हम कुर्सी में आप ही का रूप देखेंगे, पिताजी को बोले थे। चाहे वो अंधा बैठा हो जिसको दिखता नहीं है कि कौरव ये हित में क्या है। और वेद व्यास जी जाके बोले थे कि तू कौरवों डायनेस्टी को खत्म करने पे लगा है, तू खत्म करेगा मुझे पता है। तो सवाल ये पैदा होता है, भारत माता से बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं, चाहे वो कितना भी गरिमा पद पे बना हो, और रिटायरमेंट के बाद मुंह नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता, न कोई किताब लिख सकता है। मैं ये भी बोलता हूं किताब भी लिखना बैन। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि स्टेट सीक्रेट है अंजू, स्टेट सीक्रेट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। सेना में हम लोग को कुछ कुछ होता है टॉप सीक्रेट फाइल्स, उसमें ऊपर में लिखा रहता है ओनली फॉर द आईज ऑफ आर्मी कमांडर, ओनली फॉर द आईज ऑफ कोर कमांडर, ओनली फॉर द आईज ऑफ डिफ कमांडर, ओनली फॉर द आईज ऑफ रक्षा मंत्री, ओनली फॉर द आईज ऑफ प्रधानमंत्री जी। उसके अलावा कोई नहीं देख सकता वो फाइल। सील्ड कवर में फाइल मूवमेंट होती है, उसमें लाल ऐसे स्टैंप लगा रहता है, किसी को हिम्मत नहीं है वो फाइल खोल दे, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, खत्म। सवाल ही होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रे माँ का तो सम्मान करना हमको सीखना पड़ेगा। जिस भारत माता के गोद में हम लोग बड़े हुए, पले, जिसके मिट्टी के की वजह से हमको खाना मिला, अनाज मिला, साग सब्जी मिला, फल फूल मिला, इज्जत मिला, संस्कृति मिली, उसी के साथ धोखा कोई माफ नहीं करेगा। सतपाल मलिक साहब, ये लॉ ऑफ कर्मा है। सतपाल मलिक साहब, अंतःकरण में झांकिए, पहचानिए, या आप अपने सत्ता के मोह में क्या राष्ट्रहित का डैमेज नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर, दुख की बात है। सत्ता के मोह में ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग उनके खुलासे की बड़ी खतरनाक है। क्योंकि वैसे भी विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ईडी और सीबीआई के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, वहां पर मुंह की खानी पड़ी, और फिर बचा कुचा बार बार यही मुद्दा है कि मोदी सरकार फासिस्ट है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप सच कह रहे हैं कि वो मजाक का पात्र बने हुए हैं, लेकिन उन जैसे लोग देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये सिर्फ बीजेपी को ही नहीं समझना, इस देश की जनता को भी समझना है और विपक्षी पार्टियों को भी समझना है। उनकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति। अपने मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।